हेलो, क्या हाल है दोस्तों? कैसे हैं आप लोग? तो आज की क्लास के अंदर हम पाइथन का एक इम्पॉर्टेंट कलेक्शन डेटा स्ट्रक्चर है जिसको डिक्शनरी कहते हैं, उसको कवर करेंगे। प्रीवियस क्लासेस में हमने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को बहुत डिटेल में कवर कर लिया है। नाउ अब हमारे पास जो नेक्स्ट अपकमिंग टॉपिक्स हैं उसके अंदर पाइथन के एडवांस डेटा स्ट्रक्चर्स हैं, लाइक डिक्शनरी, टपल एंड सेट। उनको हम कवर करने की कोशिश करेंगे। तो आज के लेक्चर में हम डिक्शनरी को कवर करते हैं। डिक्शनरी एक पाइथन का की वैल्यू डेटा स्ट्रक्चर है, यानी कि इसमें जो डेटा ऑर्गेनाइज होता है इस डेटा स्ट्रक्चर के अंदर, वो की और वैल्यू की फॉर्म में होता है। ठीक है, तो इस डेटा स्ट्रक्चर को पाइथन कई तरह के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए यूज करता है। यानी कि जो भी पाइथन के डेवलपर्स हैं, अगर वो कोई इन मेमोरी डेटाबेस बनाना चाहते हैं तो वो इस डेटा स्ट्रक्चर को यूज कर सकते हैं, डिक्शनरी को यूज कर सकते हैं, उससे बना सकते हैं। कोई आप जिसे कहते हैं ना कि स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन स्टोर करना चाहते हैं तो आप इस डेटा स्ट्रक्चर को यूज करके स्टूडेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम बना सकते हैं। ठीक है, कोई आप इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम बनाना चाहते हैं जहां पर आप प्रोडक्ट्स को और उनके यूनिट आइटम्स को और उसमें क्वांटिटी को स्टोर करना चाहते हैं, तो ये वो डिक्शनरी का डेटा स्ट्रक्चर है जो कि आपको इस चीज में हेल्प आउट करेगा कि इस डेटा को आप इस डिक्शनरी डेटा स्ट्रक्चर के अंदर एक्यूमुलेट कर ले और उसके बाद उसको प्रोसेस करते जाएं। तो डेटा स्ट्रक्चर का पर्पज ही यही होता है कि डेटा को स्टोर करें और एफिशिएंटली प्रोसेस करें। ठीक है, तो ये जो डिक्शनरी डेटा स्ट्रक्चर हमारे पास है, ये की वैल्यू डेटा स्ट्रक्चर है नंबर वन। ये इसका पहला पॉइंट है कि की वैल्यू डेटा स्ट्रक्चर है, यानी कि इसमें एक आइटम जो है वो की है और जो दूसरा आइटम उसकी वैल्यू है। ये की है एज, ये इसकी वैल्यू है। ये सिटी की है, ये न्यूयॉर्क उसकी वैल्यू है। इसी तरीके से ये इसकी दूसरी प्रॉपर्टी ये है इस डेटा स्ट्रक्चर की कि ये ऑर्डर्ड होता है, यानी कि जब भी मैं इसमें डेटा को रिट्रीव करूंगा तो एक स्पेसिफिक ऑर्डर में ही डेटा आपके पास सामने डिस्प्ले होगा। ऐसा नहीं होगा कि जब भी मैं उसको रिट्रीव करूं तो उसका ऑर्डर चेंज हो। अनऑर्डर्ड डेटा नहीं है, ऑर्डर्ड डेटा होता है। फिर दूसरा ये है कि ये म्यूटेबल है। म्यूटेबल का मतलब ये है कि मॉडिफाइएबल है। अगर मैं चाहूं कि सिटी की वैल्यू को चेंज कर लूं, न्यूयॉर्क सिटी के बजाय कराची सिटी लिख लूं या लाहौर सिटी लिख लूं या इस्लामाबाद सिटी लिख लूं, तो वो मैं चेंज कर सकता हूं। दैट इज कॉल्ड म्यूटेबिलिटी, मॉडिफिकेशन आप कर सकते हैं। फिर ये है कि ये इंडेक्स्ड होता है। इंडेक्स का मतलब क्या होता है कि आप इसकी की को अगर आप इसको एज अ इंडेक्स यूज करें तो आप इसके वैल्यू को रिट्रीव कर सकते हैं। दैट इज कॉल्ड इंडेक्सिंग। ठीक है, तो ये सारे काम हम करके देखते हैं कि ये डिक्शनरी डेटा स्ट्रक्चर के अंदर को यूज करते हुए हम ये सारे काम कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो हम क्विकली एग्जांपल लेते हैं कि डिक्शनरी डेटा स्ट्रक्चर की, और उसको हम पाइथन के अंदर कोड करके देखते हैं कि इसको हम कैसे प्रोग्रामेटिकली कैसे इसको लिखेंगे, कैसे बनाएंगे, किस तरह से इसमें हम एलिमेंट्स को एक्सेस करेंगे, कैसे इसके अंदर हम आइटम्स को ऐड करेंगे की वैल्यू की फॉर्म के अंदर, कैसे हम इसमें से आइटम्स को रिमूव करेंगे। ठीक है, कैसे हम इसमें तमाम आइटम्स को प्रिंट कराएंगे फॉर लूप के थ्रू। ठीक है, फिर एक डिक्शनरी से दूसरी डिक्शनरी को कॉपी कैसे करते हैं, कॉपी बाय रेफरेंस क्या होता है और एज अ होल कॉपी क्या होता है। ये सारी चीजें हम अभी करके देखते हैं कि हम डिक्शनरी डेटा स्ट्रक्चर को यूज करते हुए ये इस डेटा स्ट्रक्चर के ऊपर ये ऑपरेशंस कैसे हम लगा सकते हैं, ये मेथड्स कैसे हम यूज कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट डेटा स्ट्रक्चर है। एक और चीज जो समझने की जरूरत है, इसी से सिमिलर इसी टाइप का डेटा स्ट्रक्चर आपको जावास्क्रिप्ट भी देता है, या जो तमाम ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस देती हैं उसका नाम है जेसन। तो आपने देखा होगा जेसन डेटा स्ट्रक्चर, जिसके अंदर भी की वैल्यू की फॉर्म के अंदर डेटा स्टोर हो रहा होता है, यानी इसी तरीके से डेटा स्टोर हो रहा होता है। यानी एक की होती है और ये उसकी वैल्यू होती है की वैल्यू के पेयर में। ठीक है ना, तो इसी तरीके से ये की वन हो गई और ये की टू हो गई। सेकंड ये इस तरीके से की टू हो गई। ठीक है, और ये इसकी वैल्यू हो गई की एंड वैल्यू की टू, और ये इसकी वैल्यू हो गई। तो ये जेसन कहलाता है, जावा स्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन। ठीक है, तो जेसन डेटा स्ट्रक्चर ये लैंग्वेज इंडिपेंडेंट डेटा स्ट्रक्चर है, जो कि डेटा को एक्सचेंज करने के लिए दो एप्लीकेशंस अगर आपस में डेटा को एक्सचेंज करना चाहते हैं, या एपीआईज को अगर आप कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, एपीआईज अगर आपसे एपीआईज के थ्रू डेटा को रिट्रीव करना चाहते हैं, डेटा को क्रिएट करना चाहते हैं, डेटा को अपडेट करना चाहते हैं, तो जेसन को आप यूज कर सकते हैं। लेकिन जेसन जो है वो लैंग्वेज इंडिपेंडेंट है, इसको हर लैंग्वेज यूज कर सकती है।
बट डिक्शनरी जो है, जो डेटा स्ट्रक्चर है, लुक लाइक अ जेसन है, यानी बिल्कुल जेसन फॉर्मेट की तरह ही होता है ये भी, लेकिन कुछ डिफरेंसेस हैं, वो मैं अभी आपको बताऊंगा आगे चलकर के वो क्या डिफरेंस हैं पाइथन के डिक्शनरी डेटा स्ट्रक्चर में और जेसन डेटा स्ट्रक्चर में। ये हम आगे चल के डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो वहां पर आपको ये चीज सामने आ जाएगी कि दोनों में डिफरेंस क्या है। पहला डिफरेंस तो यही सामने आ रहा है कि जेसन जो है वो लैंग्वेज इंडिपेंडेंट है, ये एक लैंग्वेज इंडिपेंडेंट है, जबकि डिक्शनरी जो है वो पाइथन स्पेसिफिक है। टू स्टोर की वैल्यू पेयर, अगर आपके पास प्रॉब्लम ऐसा है कि जहां पर आपको की और वैल्यू की फॉर्म में डेटा को स्टोर करना है, देन आप डिक्शनरी को यूज कर लें या फिर जेसन डेटा स्ट्रक्चर को यूज कर लें। क्योंकि हम डिक्शनरीज पढ़ रहे हैं पाइथन में, तो इसलिए अभी हम डिक्शनरी को ही यूज करेंगे। तो हम कुछ इसकी एग्जांपल्स देखते हैं कि हम किस तरीके से डिक्शनरीज को इंप्लीमेंट करते हैं पाइथन के अंदर, ठीक है। अच्छा, और ये पाइथन का बिल्ट इन डेटा स्ट्रक्चर है जो कि पाइथन ने आपको खुद बना के दिया है। कलेक्शन डेटा स्ट्रक्चर है क्योंकि इसमें एक कलेक्शन की फॉर्म के अंदर, एक डेटा स्टोर की फॉर्म के अंदर आप डेटा को स्टोर कर रहे होते हैं। जैसे कि जो डिफॉल्ट आपके पास कलेक्शन डेटा स्ट्रक्चर्स हैं, आइटरेबल्स कहलाते हैं। दीज आर आल्सो कॉल्ड व्हाट, आइटरेबल्स, जिनको आप आइटरेट कर सकते हैं। तो वो लिस्ट है, डिक्शनरी है, टपल एंड सेट है, जिसमें लिस्ट हम ऑलरेडी कर चुके हैं, अब हम नेक्स्ट डेटा स्ट्रक्चर डिक्शनरी कर रहे हैं, ठीक है। तो कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। सपोज करें ये आपके पास, बल्कि इसको मैं पहले आपको एक नई फाइल में आपको बताते हैं, एक फाइल क्रिएट कर लेते हैं यहां पर हम, और demo2.py। तो यहां पर हम एक डिक्शनरी क्रिएट करते हैं, D1। कैसे की जाती है, आप सबसे पहले वेरिएबल का नाम देंगे, उसके बाद क्या लगाएंगे, स्क्वायर करली ब्रेसेस, और अब आप की वैल्यू की फॉर्म देंगे। की जो है, इसमें जो की होती है वो आपके पास स्ट्रिंग भी हो सकती है, जो स्ट्रिंग डिक्शनरी के अंदर जो कीज होती हैं वो स्ट्रिंग भी हो सकती है, नंबर 1। नंबर 2 वो INT भी हो सकती है, नंबर 3 वो फ्लोट भी हो सकती है, नंबर 4 वो बूलियन भी हो सकती है। ये की हो सकती है। की जो डेटा टाइप्स हैं, या की जो है, की इन डिक्शनरी डेटा स्ट्रक्चर कैन बी स्ट्रिंग, INT, फ्लोट, बूलियन एंड टपल। टपल भी हो सकती है, ये मैं आपको बताऊंगा टपल क्या होती है, मैं भी आपको आगे क्लासेस में पता चल जाएगा आपको। अब हम इस डिक्शनरी को क्रिएट करके देखते हैं। ये जो हमने अभी लिखा है ना कि ये की क्या क्या हो सकती हैं इसमें, तो वो हम करके देखते हैं। जैसे कि लेट्स से हमने ये D1 बनाया, बल्कि इसको हम इस अपने कमेंट को ऊपर ही लिखते हैं ताकि रीडेबिलिटी और अच्छी हो जाए हमारी। अब हम यहाँ पे डिक्शनरी क्रिएट करते हैं, ये हम डिक्शनरी D1 बना रहे हैं। इसमें लेट्स से कि हम एक इसको इस तरह से समझ लें कि पहला हम लिख रहे हैं जी जनाब स्टूडेंट का नाम, नेम, F नेम यानी फर्स्ट नेम, ये मैंने फर्स्ट नेम लिखा, अली, कॉमा। सेकंड की में बना रहा हूं, ये फर्स्ट की हो गई, अब मैं सेकंड की बना रहा हूं, लास्ट नेम अहमद। फिर मैं बना रहा हूं एज, $25। ठीक है, ये मैंने एक डिक्शनरी क्रिएट कर ली, ठीक है। अच्छा, अभी तक मैंने जितनी भी कीज क्रिएट की हैं, ये पहली चीज की है, ये की है, ये की है। इस डिक्शनरी D1 के अंदर कितनी कीज है, नंबर ऑफ कीज हैं 3, और उनकी वैल्यूज अगेंस्ट लिखी हुई है। हर की एक वैल्यू है। फर्स्ट नेम जो की है उसकी वैल्यू क्या है, अली है। लास्ट नेम जो की है उसकी वैल्यू क्या है, अहमद है। एज जो की है उसकी वैल्यू क्या है, 25 है। लेट्स से इसको एक्सेस कैसे करेंगे,
सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हाउ यू कैन एक्सेस डिक्शनरी वैल्यू बाय की इंडेक्स। की इंडेक्स क्या हमने ये बताया था ना कि जो डिक्शनरी डेटा स्ट्रक्चर है वो क्या क्या होता है, उसकी क्या क्या होती हैं प्रॉपर्टीज, क्या क्या होती हैं एट्रीब्यूट्स, क्या होते हैं उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, क्या होती है। नंबर 1 क्या होगा जनाब, ऑर्डर्ड होगा। फिर क्या होगा जनाब, म्यूटेबल होगा। फिर क्या होगा जनाब, इंडेक्स्ड होगा। यही हमने चीजें डिस्कस की थी ना डिक्शनरी डेटा स्ट्रक्चर की। और क्या होगा, और की वैल्यू पेयर होगा। ठीक है, ये सारी इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई, डिक्शनरी की कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई। ऑर्डर्ड होगा, म्यूटेबल होगा, इंडेक्स्ड होगा और की वैल्यू पेयर होगा। अब इस डिक्शनरी को सबसे पहले तो हम प्रिंट करवाते हैं। प्रिंट D1। जब मैं प्रिंट D1 करता हूं सबसे पहले इसकी टाइप भी प्रिंट करवाएं। प्रिंट है क्या, ये क्या डिक्शनरी टाइप क्या है, टाइप इसकी प्रिंट करें जो कि जो वेरिएबल की डेटा टाइप उसको प्रिंट करता है। टाइप का फंक्शन क्या करता है, वेरिएबल की डेटा टाइप को प्रिंट करता है। तो हम सबसे पहले इसको रिमूव करते हैं। नाउ इस प्रोग्राम को रन करें तो आपके पास क्या हुई, सबसे पहले टाइप प्रिंट हुई। जो आपने डेटा स्ट्रक्चर बनाया है, ये डेटा स्ट्रक्चर है डिक्शनरी डेटा स्ट्रक्चर, उसकी टाइप क्या प्रिंट हो रही है, डिक्ट। DICT, डिक्ट का मतलब है कि ये डिक्शनरी डेटा टाइप का कलेक्शन है आपके पास। इसकी जो टाइप है इस डेटा की वो क्या है, D1 की टाइप क्या है, D1 की टाइप एक डिक्शनरी डेटा स्ट्रक्चर की है जिसमें 3 कीज हैं। फिर दूसरी स्टेटमेंट हमने क्या लिखी कि इस पूरी डिक्शनरी को हमने प्रिंट करवाया प्रिंट के थ्रू। प्रिंट D1 जब हमने किया तो देखें की वैल्यू की पूरी डिक्शनरी जो है की वैल्यू की फॉर्म के अंदर हमारे पास प्रिंट हो गई। यही 3 कीज थी ना, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, अहमद, एज जो थी 25। ठीक है, अब हम जरा इसके एक एक एलिमेंट को एक्सेस करके देखते हैं बाय की, यानी कि एक्सेस जो हम कह रहे थे, एक्सेस डिक्शनरी वैल्यू बाय की। अब मैं अगर फर्स्ट नेम एक्सेस करना चाहता हूं D1 का तो मैं कैसे एक्सेस करूंगा, मैं ऐसे एक्सेस करूंगा। लेट से मैंने कहा कि f नेम प्रिंट और D1, उसके लिए आप स्क्वायर ब्रैकेट को यूज करेंगे। देखें ये तीनों कीज इसकी लिस्ट डाउन हो गई यहीं पर ही जैसे आपने स्क्वायर ब्रैकेट को ओपन किया। ठीक है, तो लेट से जैसे पहले मैंने क्या कराना है, प्रिंट इसका फर्स्ट नेम प्रिंट करवाना है, तो आप फर्स्ट नेम को प्रिंट करवा लें इस तरह से, तो फर्स्ट नेम प्रिंट हो जाएगा। फर्स्ट नेम क्या है, ये इसकी की है, D1 की की है फर्स्ट नेम। अब इसके अगेंस्ट में क्या होगी, इसकी वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, यानी क्या प्रिंट होगा, अली प्रिंट होगा। यानी ये तो चलें, अगर मैं ये 2 लाइनें कमेंट भी कर दूं तो अब क्या प्रिंट हो रहा है, सिर्फ हमारे पास अली प्रिंट हो गया। ठीक है, तो मुझे ये पता चला कि हाँ मैं इस तरीके से डिक्शनरी को इंडेक्स उसकी की देकर, एज अ इंडेक्स देकर मैं उसकी वैल्यू को रिट्रीव कर सकता हूं। यही मैंने किया। इसी तरीके से आप दूसरी वैल्यू रिट्रीव करें, D1 सेकंड वैल्यू रिट्रीव करें, लास्ट नेम रिट्रीव करें, ये भी आपने इसी तरीके से की को दिया एज अ इंडेक्स। फिर आप थर्ड वैल्यू रिट्रीव करें, इसी तरीके से आपने एज को रिट्रीव कर लिया। तो आपने ये देखा कि जब आपने ये प्रिंट कराया, देखें पहली D1 फर्स्ट नेम प्रिंट हुआ अली, फिर दूसरी लास्ट नेम की जो वैल्यू है वो क्या है, अहमद, वो प्रिंट हो गया। फिर थर्ड जो है आपके पास एज, उस की वैल्यू जो है वो प्रिंट हो गई। तो आपने ये देखा कि इस तरीके से आप की बेस इंडेक्सिंग के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, की बेस इंडेक्सिंग के थ्रू आप उसकी वैल्यू को, डिक्शनरी की किसी भी की वैल्यू को रिट्रीव कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक तरीका है इसकी वैल्यूज को प्रिंट कराने का। अच्छा, अब अगर लेट से हम ये कहते हैं कि जी हम क्या और भी कोई मेथड है, एक तो ये कि आप स्क्वायर ब्रैकेट्स के थ्रू और की नेम दें तो उसके थ्रू आप एक्सेस कर सकते हैं। एक और तरीका है एक्सेस यूजिंग गेट मेथड। गेट का एक मेथड है, उसके थ्रू भी आप डिक्शनरी के की देंगे, की प्रोवाइड करेंगे गेट के मेथड को, यहां पर की इनपुट करेंगे तो वो उसकी वैल्यू रिटर्न कर देगा आपको। कैसे, प्रिंट D1 डिक्शनरी है, उसमें गेट का मेथड यूज करें उसका, और उसको आपने क्या देना है, की देना है। की क्या है, फर्स्ट अंडरस्कोर नेम। ठीक है, अभी मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूं। ठीक, D1 डॉट गेट फर्स्ट नेम, जो की वैल्यू की मैंने दी, अब इसके अगेंस्ट में इसकी वैल्यू प्रिंट हो गई। देखें अब इसी तरीके से मैं इसी को कॉपी पेस्ट कर लेता हूं, तो आप
उसकी सेकंड वैल्यू भी प्रिंट करा सकते हैं, थर्ड वैल्यू भी प्रिंट करा सकते हैं। फर्स्ट वैल्यू लास्ट नेम आ जाएगा, लास्ट अंडरस्कोर नेम, फिर आ जाएगा उसकी एज आ जाएगी। ठीक है, इस तरीके से आपने क्या किया, गेट के मेथड के थ्रू भी अली अहमद और 25 को इस तरीके से एज को प्रिंट करा लिया। तो ये मुख्तलिफ तरीके हैं इसको एक्सेस करने के, की बाय की आप उसकी वैल्यू को एक्सेस कर रहे हैं। अच्छा, ये तो हम कर रहे हैं 1 by 1 एक्सेस। अब बाय यूजिंग लूपिंग डेटा स्ट्रक्चर, लूप्स के थ्रू कैसे कर सकते हैं, यानी डिक्शनरी आइटम्स कैन बी एक्सेस्ड यूजिंग लूप्स। लूप्स के थ्रू कैसे कर सकते हैं? फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि फॉर एक्स इन D1 डॉट कीज, ये जो कीज का मेथड है ये क्या करता है, ये जस्ट कीज रिटर्न करेगा आपको, और उसके बाद 1 by 1 जो कीज होंगी वो आइटरेट होंगी और एक एक की रिट्रीव होगी हर आइटरेशन में, और वो एक्स को असाइन होगी और उस एक्स को आप प्रिंट करवा लें। तो ये देखें यहां पर आपके पास क्या होंगी, सारी जो भी इस डिक्शनरी के अंदर कीज हैं, इस डिक्शनरी के अंदर कितनी कीज हैं, 3 कीज हैं, फर्स्ट नेम लास्ट नेम एज, ये तीनों प्रिंट हो जाएंगी। तो ये देखा आपने कि आपके पास क्या हुआ कि ये 3 कीज आपके पास प्रिंट हो गए। मैं दोबारा से इस प्रोग्राम को रन कर देता हूं, ये फर्स्ट नेम लास्ट नेम और एज अब ये प्रिंट हो गए हमारे पास। ठीक है, तो ये हमने क्या किया, इस की वैल्यू को रिट्रीव कर लिया हमने, यानी कि सॉरी कीज को रिट्रीव किया बाय यूजिंग लूप्स। अच्छा, अब अगर हम ये क्या, अब हम करना क्या चाह रहे हैं कि अब हम एक इनकी वैल्यूज को रिट्रीव करना चाह रहे हैं। तो डिक्शनरी आइटम वैल्यू एक्सेस डिक्शनरी आइटम वैल्यू यूजिंग लूप्स। अब ये कैसे करेंगे? अब यहां तो पहले वाला जो लूप हमने यूज किया फॉर एक्स इन D1 डॉट कीज का, उसने तो उसको पूरी तमाम कीज जो उस डिक्शनरी की थी D1 की वो रिट्रीव करके दे दी। उसके बाद आपने 1 by 1 सारी कीज को प्रिंट करा लिया हर आइटरेशन में। अब लेट्स से कि आपको सिर्फ वैल्यूज प्रिंट करनी है इनकी, तो उसके लिए क्या करेंगे, v in D1 डॉट वैल्यूज का आपके पास एक मेथड होता है जिसको यूज, जो क्या रिटर्न करता है, आपको वैल्यूज रिटर्न करता है। इस डिक्शनरी के अंदर जो भी वैल्यूज हैं वो रिटर्न करेगा आपको। तो वो कैसे प्रिंट करेंगे, प्रिंट v कर लें। तो अब आप देखें कि अगर आप इसको, तो पहला लूप क्या प्रिंट करेगा, कीज, और दूसरा लूप क्या प्रिंट करेगा, सिर्फ वैल्यूज को। पहले लूप ने फर्स्ट नेम लास्ट नेम एज कीज प्रिंट की, दूसरे लूप ने अली अहमद और 25 जो वैल्यूज थी वो प्रिंट कर दी इसने। ठीक है, तो ये इस तरीके से आप इसको प्रिंट करवा सकते हैं। इसके अलावा लेट्स से, ये तो अब आप 1 by 1 कर रहे हैं ना, पहले लूप में आपने क्या किया कि कीज को एक्सेस किया, दूसरे लूप में आपने वैल्यूज को एक्सेस किया। अब अगर आपने एक्सेस डिक्शनरी आइटम कीज एंड वैल्यूज को अगर एक्सेस करना है एक साथ साइमल्टेनियसली यूजिंग लूप्स, तो फिर क्या करेंगे, उसके लिए क्या होगा, फॉर, आप क्या करेंगे, एक आप लेंगे k कॉमा v इन D1 डिक्शनरी डॉट, इसका मेथड होता है, उसका नाम है आइटम्स का। जो आइटम्स का मेथड होता है वो क्या करता है, प्रिंट आप कराएंगे की कॉमा v को। आइटम्स का जो मेथड है वो क्या करता है, वो आपको 2 वैल्यूज रिटर्न करता है, 2 वैल्यूज रिटर्न करता है आइटम्स का मेथड। एक वैल्यू जो होती है, पहली जो वैल्यू रिटर्न करता है वो होती है, वो कहलाती है की, और जो सेकंड वैल्यू रिटर्न करता है वो उस की एसोसिएटेड वैल्यू होती है जो रिटर्न करता है। तो इस तरीके से इसको आप प्रिंट करा सकते हैं। जरा करके देखते हैं। तो ये हमने देखा कि ये देखें जो लास्ट वाला है, पहला वाला तो कीज आ गया, दूसरे वाले में प्योर वैल्यूज आ गई। जो सेकंड थर्ड लूप मैंने जो यूज किया उसके अंदर आपके पास क्या हुआ, की वैल्यू आ गई एक साथ, ये की, ये इसकी वैल्यू, ये की, ये इसकी वैल्यू, ये की, इसकी वैल्यू। इसको और अच्छे तरीके से प्रिंट कराया जा सकता है। कैसे कि अगर हमें इसको इस तरह से फॉर्मेटेड स्ट्रिंग बना लूं, अगर मैं इसको फॉर्मेटेड स्ट्रिंग बना लूं इस तरीके से, तो ये और अच्छे जरा स्टाइल में प्रिंट हो जाएगा और रीडेबल, इसकी रीडेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। देखें इस तरह से होगी, ये की है
ये इसकी वैल्यू, ये की है, ये इसकी वैल्यू, ये की है, ये इसकी वैल्यू। ठीक है, तो ये तरीकेकार है, आपने डिक्शनरी के डेटा स्ट्रक्चर को क्रिएट किया, आपने उसकी कीज के थ्रू इंडेक्सिंग कीज के थ्रू, यानी कि आपने ये करके देखा कि किस तरीके से हम उसके स्क्वायर ब्रैकेट में की को डिफाइन करें, तो उससे भी हमारे को उसकी उस की के अगेंस्ट जो वैल्यू स्टोर हुई है वो रिट्रीव हो सकती है। फिर आपने ये देखा कि गेट के मेथड के अंदर भी अगर हम की को पास करें डिक्शनरी के किसी भी आइटम की, तो उसकी वैल्यू रिट्रीव हो सकती है। फिर आपने ये देखा कि लूप्स के थ्रू आप कैसे डिक्शनरी के आइटम्स को, यानी की एंड वैल्यूज को कैसे एक्सेस करते हैं। सिर्फ प्योरली अगर कीज को एक्सेस करना है तो कीज का मेथड है, उसको यूज कर सकते हैं। प्योरली अगर वैल्यूज को एक्सेस करना है तो वैल्यूज का मेथड है, सिर्फ वैल्यूज एक्सेस हो जाएंगी। अगर आपने की और वैल्यू दोनों को एक साथ साइमल्टेनियसली एक्सेस करना है तो वो फिर इस तरीके से आप एक्सेस कर सकते हैं। तो ये आपने देखा कि किस तरीके से हम डिक्शनरीज में डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहे हैं, एक्सेस करके देख रहे हैं। तो हमारे को ये दो चीजें समझ में आई। एक तो ये कि जी हमें ऑर्डर जो मिल रहा है वो हमेशा सेम मिल रहा है, यानी फर्स्ट नेम लास्ट नेम और एज ही मिल रहा है। यहां पे भी देखें, फर्स्ट नेम लास्ट नेम एज मिल रहा है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम एज मिल रहा है, ऑर्डर कभी चेंज नहीं हो रहा। जितनी दफा भी मैंने डिक्शनरी को प्रिंट कराया ऑर्डर सेम रहा। ठीक है, तो ऑर्डर्ड आ गया। अब हम आते हैं म्यूटेबल कैसे। हम जो बात कर रहे हैं ना ये म्यूटेबल है। ये म्यूटेबल कैसे? ये म्यूटेबल ऐसे है कि भाई फर्ज कर लें मैंने क्या किया कि मैं ये कह रहा हूं कि मैं D1 के अंदर एक और की को ऐड करने जा रहा हूं, एक और की को ऐड करने जा रहा हूं, और उसका नाम है ईमेल। यानी एक जो मेरा यूजर है, स्टूडेंट है, उसकी कोई ना कोई ईमेल भी है भाई। वो ईमेल क्या है? लेट से मैंने लिया ali@yahoo.com। ये मैंने एक, अब ये अगर मैं वैसे देखूं D1 को, तो D1 में तो ईमेल का मेरे पास कोई की है ही नहीं, की वैल्यू पेयर। तो ये मैंने क्या किया, ये मैंने इस D1 के स्ट्रक्चर को म्यूटेबल किया, यानी कि इसको मॉडिफाई किया, इसमें एक नई की ऐड की ईमेल के नाम से और उसके अंदर एक वैल्यू असाइन की। तो अब देखते हैं इस डिक्शनरी को हम प्रिंट करा के देखते हैं, तो अब क्या इसकी सिचुएशन, अब क्या ये D1 प्रिंट होता है। ठीक है, मैं पहले स्क्रीन को क्लियर करता हूं, अब प्रिंट कराएं। तो आप ये देखें कि ये जो डिक्शनरी प्रिंट हुई है लास्ट में, पहले इसमें फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, ये ऑर्डर वही है, देखिए ऑर्डर्ड है, ऑर्डर वही है। फर्स्ट नेम जो हमने सेट किया ऊपर डेटा स्ट्रक्चर में, ऑर्डर जो डेटा स्ट्रक्चर में हमने ऑर्डर सेट किया है वही ऑर्डर है, उसी ऑर्डर को फॉलो किया जा रहा है और उसी ऑर्डर में एलिमेंट्स रिट्रीव हो रहे हैं। फर्स्ट नेम आया पहले, फिर लास्ट नेम आया, फिर एज आई, और अब आखिरी जो हमने एक नई की इसमें ऐड की और उसकी वैल्यू ऐड की। तो ये इस तरीके से ये म्यूटेबल हो गया, मॉडिफाइबल है, इसको आप मॉडिफाई कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा थर्ड चीज ये है जो इसकी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है जो रह गई, ये यहां पर इसकी एक और कैरेक्टरिस्टिक होती है कि ये डुप्लीकेट्स को अलाउ नहीं करता। नो डुप्लीकेट्स, नो डुप्लीकेट्स, डुप्लीकेट्स को अलाउ नहीं करेगा, डुप्लीकेट्स को अलाउ नहीं करेगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं ये कहता हूं, इसका मतलब क्या हुआ नो डुप्लीकेट्स का, ये मैं अभी आपको करके दिखाता हूं। अगर मैं करता हूं D1, इसी ईमेल को मैं दोबारा लिखता हूं, ईमेल व ईमेल यही की मैंने ली इज इक्वल टू, अब मैंने इसमें लिया ahmed@hotmail.com। अगर मैं ये कह रहा हूं कि नो डुप्लीकेट्स अगर मैं ये कह रहा हूं कि नो डुप्लीकेट्स, ये डुप्लीकेट्स को अलाउ नहीं करता, इसका मतलब ये हुआ कि ये एक और ईमेल की ऐड नहीं करेगा। यानी ऐसा नहीं हो जाएगा कि एक ईमेल ऐड हो गई, दो दफा ईमेल की ऐड हो गई, यानी कि ऐसा नहीं होगा कि ये ईमेल की एक की ऐड हुई और यहां पे आ गया ali@yahoo.com, फिर एक और ईमेल की ऐड हो गई और यहां पे आ गया ahmed@hotmail.com। नहीं, ऐसा नहीं होगा, ये अलाउ नहीं है ना, ये अलाउ नहीं करेगा आपको। तो फिर क्या करेगा? वो करेगा ये कि वो ये देखेगा कि ये जो ईमेल है क्या ये की एग्जिस्ट करती है D1 में। यस, एग्जिस्ट करती है। तो ये उसकी वैल्यू को मॉडिफाई कर देगा, एक नया ईमेल का की ऐड नहीं करेगा। तो इस तरह से उसने डुप्लीकेट को अलाउ नहीं किया। अब आप देखें क्या आएगा इसका रिजल्ट। अब अगर मैं प्रिंट कराता हूं तो क्या वैल्यू प्रिंट होगी। जैसे ही आपने प्रिंट कराया, देखिए उसने फर्स्ट नेम अली, लास्ट नेम अहमद, ऑर्डर वही है, एज 25, ईमेल अब क्या हो गया, ahmed@hotmail.com हो गया। जो पहले क्या था, ali@yahoo.com था। उसने उसी एग्जिस्टिंग की वैल्यू को अपडेट कर दिया, लेकिन नई डुप्लीकेट की ऐड नहीं की उसने। ये है जो हम कह रहे हैं कि ये नो डुप्लीकेट्स है, यानी कि डुप्लीकेट्स को डिक्शनरी अलाउ नहीं करती।
तो ये चीज समझ आई आपको कि किस तरीके से हम मुख्तलिफ एट्रीब्यूट्स, मुख्तलिफ करेक्टरिस्टिक्स जो डिक्शनरी डेटा टाइप की हैं उनको हम देख रहे हैं। तो अगर कहीं पर आपको डुप्लीकेशन नहीं चाहिए, फर्ज कर लें आप नादरा की डेटाबेस बना रहे हैं, वहां पर आपने फर्स्ट नेम लिया, लास्ट नेम लिया, नादरा की डेटाबेस में आपने एक लीव फील्ड सीएनआईसी की, तो एक पर्सन के 2 सीएनआईसी नंबर हो सकते हैं? नहीं हो सकते ना, डुप्लीकेट अलाउ ही नहीं है। तो ये सिचुएशन, ये सिनेरियो किस चीज का बन रहा है कि जी यहां पर आप डिक्शनरी के डेटा स्ट्रक्चर को यूज करें। ठीक है, अच्छा जी, फर्दर आगे चलते हैं। अच्छा, अब ये तो हमने देख लिया ऐड करके आइटम को, और इस तरीके से हमने आइटम को ऐड करके भी देख लिया। अच्छा, अब हम आते हैं कि हम आइटम को रिमूव करके देखते हैं। जब हम आइटम को रिमूव करते हैं तो उसके लिए हमारे पास एक मेथड होता है जिसको कहते हैं पॉप का मेथड। तो उसको भी यूज कर सकते हैं, जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, आइटम्स को रिमूव कर सकते हैं। तो अब हम आइटम को रिमूव करने की तरफ जाते हैं। डिक्शनरी में से कैसे रिमूव करते हैं आइटम, डेटा स्ट्रक्चर में से। तो उसका तरीकेकार क्या होता है कि जी आप d1 डॉट पॉप का मेथड यूज करें। पॉप का मेथड में आप बता दें जो की आपने रिमूव करनी है। फर्स्ट कर लें आपने ईमेल को रिमूव करना है, लेट्स से, या आप फर्स्ट नेम को रिमूव करना चाहते हैं, फर्स्ट। तो आगे आपने की देनी होगी पॉप के अंदर, तो ये उस आइटम को, उस कंप्लीट आइटम को रिमूव कर देगा। अब आप प्रिंट कराएं इसके बाद, प्रिंट d1 कराएं, तो अब देखें क्या आउटपुट आती है। सबसे पहले इसको रिमूव करें नाउ। अच्छा जी, देखें पहले जो हमारे पास ये डिक्शनरी प्रिंट हुई है, प्रिंट d1, ये ईमेल के साथ हुई है और ये लास्ट अपडेटेड डिक्शनरी ये थी। अब हमने आफ्टर रिमूविंग फर्स्ट नेम, जब हमने फर्स्ट नेम को रिमूव कर दिया, यानी फर्स्ट नेम अली, ये पॉप हो गया। यानी कि ये पॉप का मेथड क्या कर रहा है, रिमूव आइटम फ्रॉम डिक्शनरी। ठीक है, यानी इसको आपको क्या देना पड़ता है, पॉप के मेथड को की नेम देनी पड़ती है जिसको डिलीट करना है। तो देखें अब जो डिक्शनरी प्रिंट हुई है उसमें फर्स्ट नेम नहीं है, लास्ट नेम है, एज है और ईमेल है। इसी तरीके से एक मेथड और होता है रिमूव करने का, उसका नाम होता है, उसको कहते हैं d1 डॉट पॉप आइटम। पॉप आइटम क्या करता है, जो भी लास्ट इंसर्टेड एलिमेंट होता है, जो भी लास्ट इंसर्टेड एलिमेंट होता है उसको रिमूव करता है डिक्शनरी में से। अब आप प्रिंट करें d1 को, तो अब देखें क्या होता है, बल्कि दोबारा से करें, अब दोबारा से करें, देखें क्या हुआ। पहले तो इसने जो फर्स्ट पॉप वन फर्स्ट नेम था, इसने फर्स्ट नेम को रिमूव किया, और d1 डॉट पॉप आइटम ने क्या किया, इसमें आपको कोई की देने की जरूरत नहीं है। ये क्या करेगा, जो भी लास्ट इंसर्टेड आइटम था इस डिक्शनरी के अंदर, जो लास्ट इंसर्टेड आइटम था वो कौन सा था, वो था ईमेल का। देखें इसने अब ईमेल को इसमें से, डिक्शनरी में से रिमूव कर दिया। ठीक है, तो इस तरीके से भी आप रिमूव कर सकते हैं, ठीक है, आइटम्स को। तो ये तरीकेकार है जिसके थ्रू आप आइटम्स को रिमूव कर सकते हैं। इसके अलावा आप एक डेल का मेथड होता है, उसके थ्रू भी कर सकते हैं आइटम को रिमूव, के डेल d1 डॉट, और आप आगे आइटम का नाम दें, लेट्स से मैंने इसको कहा एज। इसको हम प्रिंट करा के देखते हैं नाउ। अब हम प्रिंट करते हैं d1 को, तो क्या होता है देख लेते हैं। तो अब देखें आपके पास क्या हुआ, डेल d1 एज ने भी क्या किया। d1 एज का मतलब क्या है कि ये जो पूरा आइटम है, ये जो पूरी की वैल्यू पेयर है, ये रिमूव हो जाए। तो अब हमारे पास देखें लास्ट नेम रह गया खाली हमारी डिक्शनरी के अंदर, एज भी रिमूव हो गई। उससे पहले हमारे पास एज आ रही थी, ठीक है, जब हमने पॉप आइटम का मेथड यूज किया था। तो ये डिफरेंट तरीके हैं जिसके थ्रू आप आइटम्स को रिमूव कर सकते हैं डिक्शनरी में से। अगर आप पूरी डिक्शनरी को खत्म करना चाहते हैं, लेट्स से इसको भी मैं रिमूव करता हूं, और ठीक है, अब हम जरा देखते हैं। अगर आप चाहते हैं कि जी पूरी डिक्शनरी मेरी खाली हो जाए, तो उसके लिए d1 डॉट क्लियर का मेथड है। ये क्या करेगा, पूरी डिक्शनरी, खतरनाक मेथड है, इसको आराम से यूज कीजिए देखभाल के, ठीक है, कि आया कि इसकी जरूरत है भी या नहीं है। ठीक है, ये क्या करेगा, तमाम आइटम्स को आपकी डिक्शनरी के रिमूव कर देगा। ठीक है, अब आप प्रिंट कराएं d1 को, देखें
ये फर्स्ट नेम, ये पूरी डिक्शनरी प्रिंट हुई। उसके बाद जब जैसे ही D1 डॉट क्लियर किया, इसने तमाम एलिमेंट जितने भी आइटम्स थे डिक्शनरी के उन सबको रिमूव कर दिया। अब ये प्रिंट हो गया इस तरीके से, ठीक है। तो ये तरीकेकार है जिसके थ्रू आप डिक्शनरीज को एक्सेस करते हैं, ऐड करते हैं, उसमें आइटम्स को मॉडिफाई करते हैं, रिमूव करते हैं उसमें से आइटम्स को, ठीक है, क्लियर करते हैं। अच्छा, अगर आपने एक डिक्शनरी को कॉपी करना हो दूसरी डिक्शनरी में, अच्छा एक चीज और होती है जिसको हम कहते हैं रिमूव, इसको कहेंगे रिमूव ऑल आइटम्स फ्रॉम डिक्शनरी। अच्छा, एक चीज और होती है जिसको हम कहते हैं कि अगर आप लेट से ये आपके पास डिक्शनरी है, अब मैं अगर आप प्रिंट कराता हूं D1 को, तो क्या होता है मेरे पास, देखें ये पूरी कंप्लीट डिक्शनरी प्रिंट हो रही है, प्रिंट हो रही है। अच्छा, अगर मैं एक और डिक्शनरी लेता हूं, मैं एक वेरिएबल लिया D2 और उसमें मैंने D1 को असाइन किया, तो ये क्या हुआ, अगर मैंने D1 को असाइन किया D2 को, तो इसका मतलब ये नहीं है कि D1 के तमाम एलिमेंट्स कॉपी हो गए D2 में, बल्कि ये क्या हो गए, ये रेफरेंस पास किया है मैंने, खाली असाइनिंग डिक्शनरी रेफरेंस, ठीक है। एक होता है असाइनिंग डिक्शनरी वैल्यूज, इट विल क्रिएट न्यू डिक्शनरी। इन मेमोरी, ये जस्ट असाइनिंग डिक्शनरी रेफरेंस of the same dictionary to a new variable। इसमें डिक्शनरी चेंज नहीं हो रही है, डिक्शनरी कोई क्रिएट नहीं हो रही। पहले वाले केस में क्या हो रहा है, यहां पर डिक्शनरी कोई भी नहीं क्रिएट नहीं हो रही, यहां पे देखें, इसमें डिक्शनरी क्रिएट नहीं हो रही, इसमें डिक्शनरी क्रिएट हो रही है नहीं। जैसे कि वो कैसे होगी कि मैं एक और वेरिएबल लेता हूं D3 और D1 डॉट कॉपी, ये क्या करेगा, ये एक पूरी कॉपी बनाएगा D1 की और वो असाइन कर देगा किसको, D3 को। तो ये जो D3 होगी, D3 इज अ न्यू डिक्शनरी, वो इस D1 से इंडिपेंडेंट होगी। जबकि ऊपर वाले असाइनमेंट में क्या हो रहा है, यहां पर आपने D1 का ही एक और रेफरेंस जो है, खाली रेफरेंस को स्टोर कर रहा है, यानी कि D2 जो है वो पॉइंट आउट जो कर रहा होगा हियर, पॉइंटर टू D1। तो अगर आप D1 में चेंज करेंगे तो D2 भी चेंज होगा, यानी D2 जो रिफ्लेक्ट करेगा वो D1 की मॉडिफिकेशंस, चेंजेस और एडिशंस को रिफ्लेक्ट करेगा। कैसे, फॉर एग्जांपल आपने क्या किया कि आपने ये कहा कि मैं ये करता हूं कि D2 के अंदर जो ईमेल है उसको चेंज करता हूं, उसको कह देता हूं abc@gmail.com और प्रिंट कराता हूं D1 को। और प्रिंट किसको कर रहा हूं, D1 को, ठीक है। अब करके देखते हैं ये काम, पहले मैं इसको जरा कमेंट आउट कर देता हूं। तो मेरे पास क्या हुआ, देखें ये abc.com प्रिंट हो गया। ये abc.com क्या प्रिंट हुआ कि ये मेरे पास D2 की, तो ये आपने देखा कि किस तरीके से, आप ये देखें D1 की वैल्यू चेंज होगी। मैंने प्रिंट D1 को कराया, चेंज किसको किया है, D2 को चेंज किया, D2 के थ्रू चेंज किया और वो D1 चेंज हो गया। डिक्शनरी D1 प्रिंट तो मैंने D1 को कराया, चेंज भी D1 में इंपैक्ट आ गया। वजह क्या थी, क्योंकि मैंने इसका रेफरेंस कॉपी किया हुआ था D2 के अंदर। D2 जो रेफर कर रहा था वो D1 को ही रेफर कर रहा है, D2 कोई नई डिक्शनरी नहीं है। D2 is the same type of dictionary, same type of reference which is pointing to the D1. Okay, so here D2 is a pointer to D1. So that's why जब मैं D2 में भी चेंज कर रहा हूं उसका इंपैक्ट D1 में आ रहा है। सिमिलरली अगर मैं D1 में चेंज करूंगा तो वो इंपैक्ट D2 को दिखाएगा, क्योंकि ये एक ही चीज है, ये अलग अलग दो सेपरेट डेटा सेट्स नहीं है, दो सेपरेट डेटा स्ट्रक्चर्स नहीं है, बल्कि सेम है, एक दूसरे के रेफरेंस के तौर पे सेम है, क्योंकि वो एक दूसरे को रेफर कर रहे हैं। अच्छा, अब हम क्या करते हैं कि हम चेंज करते हैं D1 में। D1 में हम क्या करते हैं कि जी जो लास्ट नेम है की का वो हम चेंज करते हैं और वो दे देते हैं खान, ठीक है।
अब हम प्रिंट कराते हैं D2 को। पहले मैंने D1 को प्रिंट कराया था, अब मैं प्रिंट करा रहा हूं D2 को। अब देखें क्या होता है। अब क्या होता है, अभी भी देखें, जब मैंने D2 को प्रिंट कराया तो लास्ट नेम क्या प्रिंट हुआ, खान प्रिंट हुआ। क्यों, चेंज तो मैंने D1 में किया है, तो प्रिंट D2 में कैसे खान हो गया। वजह यह है कि ये दोनों एक दूसरे की रेफरेंसेस हैं, ठीक है। यहां जब मैंने D1 को D2 असाइन किया, इसका मतलब ये नहीं है कि नई डिक्शनरी क्रिएट हो गई, बल्कि D1 का रेफरेंस पास हो गया D2 के अंदर, ठीक है। और ये हमने करके भी देख लिया। अच्छा, अब आते हैं इसका बिल्कुल सेपरेट अलग चीज पर। वो क्या है कि असाइनिंग डिक्शनरी वैल्यूज, इट विल create a new copy of the dictionary in memory, ठीक है। ये क्या करेगा, एक नई कॉपी। अब क्या होगा, अब जब आप D1 को कॉपी करेंगे, कॉपी ऑफ द D1 एंड मूव इन टू D3, तो अब क्या होगा कि D1 की एक कंप्लीटली न्यू कॉपी बनेगी जो D3 की फॉर्म में बनेगी। अब D3 का रेफरेंस, यानी D1 में रेफरेंस मूव नहीं हुआ D3 का, नो, D3 इज नॉट पॉइंटिंग टू द D1 हियर। Here D3 is not pointing to the D1. It's a separate dictionary, okay? Separate new dictionary है। अब आप अगर चेंज करेंगे, लेट्स से मैं कहता हूं कि जी मैं D3 को चेंज करता हूं। D3 में जो फर्स्ट नेम है, फर्स्ट नेम इज इक्वल टू उमर, एंड D3 में ही जो लास्ट नेम है वो भी चेंज कर देता हूं, इट्स आदिल, ठीक है। अब मैं प्रिंट करता हूं D1 को, तो देखें, अब मैं प्रिंट करता हूं D3 को, फिर मैं प्रिंट करता हूं D1 को, तो ये दोनों सेपरेट हैं। कैसे, देखें, ये आप देखें, फर्स्ट डिक्शनरी प्रिंट हुई, पहले D3 प्रिंट हुई। D3 में उमर फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम क्या है, आदिल है। उसका कोई भी इंपैक्ट D1 पे नहीं आया। D1 में वही वैल्यूज हैं, अली, खान, जो हमने पहले चेंज की थी। तो इसका मतलब ये दोनों सेपरेट डिक्शनरीज हैं, ये दोनों सेपरेट डेटा आइटम्स हैं, D1 और D3, ठीक है। क्योंकि ये हमने कॉपी मेथड के थ्रू इसको रिट्रीव किया है, एक नई कॉपी बनाई जो कि D3 को असाइन की। तो ये हमने देख लिया कि असाइनिंग डिक्शनरी बाय वैल्यूज, असाइनिंग डिक्शनरी रेफरेंस टू वन अनदर। फिर हमने एक्सेस करके देखा डिक्शनरी के ऑब्जेक्ट को, डिक्शनरी के एलिमेंट्स को एक्सेस करके देखा बाय वैल्यू, बाय की पेयर और जितने भी मेथड्स थे, ठीक। तो हमने मुख्तलिफ मेथड्स को देखा कि किस तरीके से हम सिर्फ कीज़ को एक्सेस कर सकते हैं लूप्स के थ्रू, किस तरीके से हम डिक्शनरी के सिर्फ वैल्यूज़ को एक्सेस कर सकते हैं, किस तरह की वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं, कैसे हम आइटम्स को मॉडिफाई कर सकते हैं, क्या डुप्लीकेशन अलाउ होता है या नहीं होता, ऑर्डर्ड को किस तरीके से उसकी करेक्टरिस्टिक फॉलो होती है डिक्शनरी की, म्यूटेबल कैसे है डिक्शनरी, इंडेक्स कैसे है, की वैल्यू कैसे है। तो ये मुख्तलिफ इसके यूटिलाइजेशंस हैं, ये इसके डिफरेंट करेक्टरिस्टिक्स हैं डिक्शनरी डेटा स्ट्रक्चर्स के, कि जहाँ पर जिस प्रोग्राम में भी, जिस सिनेरियो में भी, जिस सिचुएशन में भी आपको इस तरह के डेटा स्ट्रक्चर की ज़रूरत होगी, नॉर्मली रिकॉर्ड मैनेजमेंट में बहुत अच्छा ये यूटिलाइज होता है। स्पेशली अगर आपको इन मेमोरी कोई अपनी डेटाबेस बनानी है, लाइक आपको मैम कैश टाइप की डेटाबेस बनानी है, जैसे कि मैम कैश्ड है, रेडिस है, इस तरह की अगर आपको कोई इन मेमोरी डेटाबेस बनानी है, इन ऑर्डर टू क्रिएट इन मेमोरी डेटाबेस, तो आप यू कैन यूज डिक्शनरीज को, आप डिक्शनरीज को यूज कर सकते हैं, लाइक मैम कैश्ड या रेडिस। ये जो आपके पास इन मेमोरी डेटाबेसेस होती हैं, ये इसी तरह के डेटा स्ट्रक्चर्स को यूज करके बनी हुई है, ठीक है। तो आप भी अगर अपनी डेटाबेस बनाना चाहते हैं इन मेमोरी, तो आप मैम कैश टाइप के या रेडिस टाइप की वैल्यू पेयर की डेटाबेस, तो आप डिक्शनरीज को यूज करके पाइथन में ये डेटाबेस बना सकते हैं इन मेमोरी, ठीक है। तो ये इसके यूटिलाइजेशंस हैं। इसके अलावा अगर आपको दो एप्लीकेशंस के दरमियान डेटा को एक्सचेंज करना है, वहां पे भी आप इनको यूज कर सकते हैं। एपीआईज को क्रिएट करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं डिक्शनरी डेटा स्ट्रक्चर को। इसके अलावा इन्वेंट्री मैनेजमेंट, जैसे मैंने बताया, स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन मैनेजमेंट के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये डिफरेंट यूटिलाइजेशंस हैं डिक्शनरी डेटा स्ट्रक्चर्स के। बहुत वाइडली यूज होता है, बहुत ही पॉपुलर डेटा स्ट्रक्चर है, कई तरह के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए काम आता है। स्पेशली एआई के अंदर जब हम प्रॉम्प्ट्स लिखते हैं, तो बेसिकली प्रॉम्प्ट्स
का जो आउटपुट आता है, आउटपुट जो होता है प्रॉम्प्ट्स का, जब हम किसी एलएलएम को ये इनपुट देते हैं, इनपुट भी हम क्या दे रहे होते हैं, डिक्शनरी दे रहे होते हैं, एंड आउटपुट भी जो रिट्रीव करते हैं वो डिक्शनरी आउटपुट आता है हमारे पास, ठीक है, एलएलएम के थ्रू। तो ये हमारे पास डिफरेंट टाइप के इसके यूटिलाइजेशंस हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसको समझना, इसको यूज करना, ठीक है, इसके मेथड्स को यूज करके देखें, इसको इस्तेमाल करके देखें। इसके अलावा आप जो है इसमें जो कीज होती हैं, एक जो चीज है जो मैं बताना चाहता हूं वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि जी जो इसकी कीज हैं, अभी हम जरा इसको ऐसा करते हैं कि क्या हम इसमें किस तरह की कीज को डिफाइन कर सकते हैं कि जी इसकी कीज जो होती हैं वो आप न्यूमेरिक भी ले सकते हैं, न्यूमेरिक कीज भी हो सकती हैं, जैसे मैंने लिया 1 2 लिया 1 2 और इसमें मैंने वैल्यू दे दी आई एम इंटीजर वैल्यू, आई एम INT वैल्यू। फिर मैंने एक इसकी की ले ली 2.5 और उसको वैल्यू दे दी आई एम फ्लोट वैल्यू, ठीक है, आई एम फ्लोट वैल्यू। नाउ फिर मैंने इसकी एक की ले ली ट्रू बूलियन वैल्यू ले ली एंड आई एम अ बूलियन वैल्यू। तो ये सारी कीज की टाइप्स हैं, देख रहे हैं, ये कीज की टाइप्स हैं, यानी आपने एक बूलियन की भी ले सकते हैं, फ्लोट की भी हो सकती है, न्यूमेरिक की भी हो सकती है, इसके अलावा इसकी एक टपल की भी हो सकती है, यानी टपल ऐसी होती है 1, 2, 3 मैंने लिया और यहां पे मैंने लिया आई एम अ टपल, ठीक है। तो हम कैसे करेंगे, इसको प्रिंट करा के देखते हैं। तो ये हमारे पास प्रिंट हो गई। तो देखें ये कितने टाइप की हमारे पास कीज आ गई, 12 भी हो सकता है की, देखें 12 भी हो सकती है की, 2.5 भी की हो सकती है, ट्रू भी हो सकती है की, टाइप ऑफ टपल भी हो सकती है इसकी की टाइप। तो की टाइप कई हो सकती हैं, इसमें स्ट्रिंग हो सकती है। अच्छा, कितने टाइप की कीज हो सकती हैं, टाइप्स ऑफ की, इन डिक्शनरी स्ट्रिंग हो सकता है, यही लिखा था मैंने, स्ट्रिंग हो सकता है, INT हो सकता है, फ्लोट हो सकता है, बूलियन हो सकता है, टपल हो सकता है। तो ये मैंने आपको करके भी दिखा दिया। अच्छा, अब अगर बात यह है कि तो अच्छा, जेसन जो डेटा टाइप होती है, जो जेसन स्ट्रक्चर होता है, जो जेसन डेटा स्ट्रक्चर होता है, कैन ओनली हैव स्ट्रिंग कीज डेटा टाइप्स। जो जेसन डेटा स्ट्रक्चर होता है इसमें सिर्फ और सिर्फ जो जो कीज की टाइप होती है वो स्ट्रिंग होती है, ठीक है, उसमें सिर्फ स्ट्रिंग टाइप की ही कीज क्रिएट की जा सकती हैं। तो डिक्शनरी में और जेसन में एक फर्क तो ये सामने आ गया बड़ा वाज़ेह कि जी जो पाइथन में डिक्शनरी होती है उसमें कीज की जो टाइप है वो स्ट्रिंग भी हो सकती है और वो इंटीजर भी हो सकती है, वो फ्लोट भी हो सकती है, वो बूलियन भी हो सकती है, वो टपल भी हो सकती है, ठीक है। तो ये एक फर्क है। अच्छा, तो ये हमारा था टोटल लेक्चर जो कि डिक्शनरी के ऊपर था, जो बड़ा इंपॉर्टेंट मैंने बताया अभी कि डेटा कलेक्शन है, कलेक्शन डेटा टाइप है पाइथन की। पाइथन आपको ये खुद बना कर देता है, जब आप पाइथन को इंस्टॉल करते हैं तो ये बिल्ट इन मौजूद होती है, इसके लिए आपको सेपरेट किसी किस्म का कोई पैकेज या मॉड्यूल इंपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसके अंदर हम जो बिल्ट इन डेटा स्ट्रक्चर, कलेक्शन डेटा स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे वो होगा हमारे पास टपल, ठीक है। तो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर फिर टपल को कवर करेंगे। तो आज के लिए अभी इतना ही है। थैंक यू।